तो ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ, भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सोवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है। एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। दूसरा, हाँ, डिबेट हो रहा है, डिबेट चलता है। डिबेट ही सत्य को बाहर लाता है। वादे वादे जायते तत्वबोध। बहस ना करें तब सत्य को पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन भी है। जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियाँ और विदुषियाँ शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादें करते थे। तब दर्शन का अभ्युदय हुआ। दर्शन यहीं से पैदा हुआ था ना। हालांकि यूरोपियन सब दर्शन का, साइंस का उद्गम अरस्तु से मानते हैं। अरस्तु तो ईसा पूर्व 600 साल के। भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी
प्रेसिडेंट हैं, बड़े राष्ट्र के हों छोटे राष्ट्र के हों प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के वजह से हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। मगर मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूँ बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं हर आदमी के उनके बातों के पीछे तो नहीं जा सकता। मैं देशों का बात कर रहा हूँ, व्यक्ति का बात नहीं। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे। तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज़ है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। ये आकार में, जनसंख्या में, डेवलपमेंट में आगे हैं दोनों। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम अगर प्रोडक्शन कर पाए तो ये बड़े मार्केट्स हैं। अब प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो उनका उत्पादन हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम चाहते हैं जो हमारा असमानता है वो इस चीज़ पर है, व्यापार में असमानता है, प्रोडक्शन में असमानता है, असंतुलन है। इस असंतुलन को मिटाना चाहिए। दो फर्क पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑल्सो, इसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं। ऐसे पड़ोसियों के बीच में हम हैं और हम बिल्कुल संतुलित संबंध दोनों से रखना चाहते हैं। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन एलएसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा, और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया, ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है?
वहाँ उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि अब आप बताइए। जी। गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? और दूसरा, दूसरे देशों का पॉलिटिक्स, किसी का साइड लेने का पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता का हमारा नीति है। हम दोनों पड़ोसियों के बीच तटस्थ रहेंगे। वार्ता नहीं हो रहा है तो हम वार्ता शुरू कराने की कोशिश करेंगे। दोनों मित्र हैं, हम प्रेसिडेंट सी से भी बात कर सकते हैं, ली खशियांग से भी बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, वैसे ही मोदी जी से भी बात कर सकते हैं। दोनों तरफ हमारे मित्र हैं। हम दोनों मित्र के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाने में और संबंधों को, ऐसा ही तो कहते हैं सबसे बड़ा ताकत क्या है? मित्रता। आपको ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, ऑफ कोर्स। पर वो कैसे होगा? हम दोनों और बात करेंगे कि आप लोग बातचीत पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे लगभग समवयस्क साथी सब हैं। 1-1.5 साल कोई बड़ा होगा, 1-1.5 साल कोई छोटा होगा, समवयस्क हैं। लंबे समय से हम पॉलिटिक्स में हैं सब। बिल्कुल। इसलिए हम साथी जैसे ही हैं ही नहीं, हम साथी ही हैं। पर ये सब तो तब होगा जब आप सरकार में बने रहेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, आपकी दोबारा से वापसी होगी या इस बार कोई और आएगा? हाँ, आपकी प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी इस बार मेजॉरिटी लाएगी, मुझे उम्मीद है। एकदम कमजोर हालत हुआ तो भी मेजर पार्टी हम ही होंगे, और इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट को लीड हमें ही करना पड़ेगा शायद। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सब साथियों को कि इलेक्शन के बाद नेपाल भारत संबंध को और ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मैं जो सेंटिमेंट की बात कर रहा था, और हम क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं, तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है, और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी के बीच में सौहार्द संबंध, प्रॉब्लम रहित, समस्या रहित संबंध चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ कहते हैं और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान। वोटिंग क्यों नहीं किया? ये हो सकता है फिलहाल के लिए, मगर अगर आप उसका दीर्घकाल का नतीजा देखें तो हमारा न्यूट्रलिटी, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा ज़मीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। सबके लिए ये एक प्रतिरक्षा वाल हो गया ना जी। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी आराम से अपने अपने विकास के काम में लगे, परस्पर में सहयोग करें, अपने रिसर्च
वैज्ञानिक अनुसंधान, अपने अपने डेवलप टेक्नोलॉजी शेयर करें। और ये ज़माना है एशिया का, जहाँ से वास्तव में सिविलाइजेशन शुरू हुआ। और ये जो हमारे दो पड़ोसी महान देश हैं, इनका गौरवपूर्ण इतिहास है, इनका भूगोल, इनका सिविलाइजेशन, इनका पॉपुलेशन, इनका हिस्ट्री ग्लोरियस है। मगर यहाँ के शासकों की कमियाँ और ख़ासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरू में जो विकास हुआ वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इंजन बना हमारे खिलाफ, स्टीमर बने हमारे खिलाफ, वेपन्स बने हमारे खिलाफ। ये तो टेक्नोलॉजी का विकास था, दुनिया के मानव जाति के लिए होना चाहिए था। हम भी साथ ही साथ आगे बढ़ते, मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, विज्ञान प्रविधि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसलिए भारत जैसा देश क्या कमी था कि गरीब रहा, हिमालय से हिंद महासागर तक क्या कमी था, हिमालय से चमोलंगमा से पैसिफिक तक क्या कमी था चीन में? क्या पॉपुलेशन नहीं था काम करने के लिए? ओल्ड एज पॉपुलेशन था? ऐसा नहीं था। यंग पॉपुलेशन, जवान जनसंख्या, जनसांख्यिक लाभ दोनों को था। क्यों? इसलिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो इनके खिलाफ प्रयोग किया गया। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो नेपाल के कोसी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोसी के किनार में लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। ये तपस्या ही करते थे नहीं, ये तपोभूमि तो है। तपोभूमि क्यों? ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है। ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने के वस्तुएं हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और ये कंसेप्ट, जैसा आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। इसका मतलब 4200 साल से इधर का हिस्ट्री है ये। इसका मतलब मेसोपोटामिया से यहाँ तक आने में, आप फैजाबाद तक कहेंगे जी, हम अयोध्यापुरी तक कहेंगे, आप यहाँ तक कहेंगे जी, अयोध्यापुरी तक कहेंगे। इसमें फिर मेरा कोई
पूर्वाग्रह नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है, उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज़ कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है एक भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहाँ हजारों राज थे तब भारतवर्ष का कहला जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का ज़माना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था तब।